Hi friends, this is Kanchan and welcome to my channel Universe of Commerce. According to the schedule students, आज है Wednesday and second shift का जो lecture है that is OC. तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon for future updates. 6 Part 1 Principle of Management. इसमें हम देखेंगे हेनरी फ्योल की 14 प्रिंसिपल्स. इस पार्ट 1 इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि इसमें सिर्फ मैं 7 पॉइंट डिस्कस करूँगी, ठीक है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो. सेकेंड पार्ट में मैं आपको उसका पार्ट 2 भी प्रोवाइड कर दूँगी जिसमें हम बाकी के 7 डिस्कस करेंगे, ठीक है. प्रीवियसली मैंने आपको FW टेलर के वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं जिसमें हमने उनके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स देखे थे, ठीक है, ड्रॉबैक्स भी देखा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है. डू चेक इट आउट दैट वीडियो. ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल. पहले देखते हैं हु ही वॉज, ठीक है. हेनरी फ्योल कौन थे? ही वॉज अ माइनिंग इंजीनियर हु टर्न्स अ लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड अ सक्सेसफुल मैनेजर, ठीक है. पहले क्या सक्सेसफुल मैनेजर थे वो. ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ माइनिंग इंजीनियर, ठीक है. माइनिंग इंजीनियर से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था इन अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी एंड रोज टू द पोजीशन ऑफ ए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर. गॉट इट. ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है सिर्फ आपको, ज़्यादा कुछ इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं. डायरेक्ट 14 प्रिंसिपल. सो चलिए देखते हैं आगे क्या है. आफ्टर कंडक्टिंग मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. मैंने बताया था ना कि सारे एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही जो प्रिंसिपल्स बने. इवन जो FW टेलर ने भी दिया था वो भी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट स्टडीज़ के ऊपर ही बेस्ड थे. फ्योल प्रपोज्ड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच आर एक्सप्लेन्ड इन हिज फेमस बुक, ठीक है. बहुत फेमस बुक था उनका, उसमें भी एक्सप्लेन किए पूरे 14 प्रिंसिपल्स, दैट इज़ जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. आपको ये बुक का नाम याद रखना स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि आपको फिल इन द ब्लैंक्स मैच द कॉलम में आपको पूछ सकते हैं. ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरल थाट्स ही इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ठीक है. इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है. आपको अगर वर्ड मॉडर्न दिखा तो आपको याद रखना है दैट इज़ ही इज़ कौन है फादर मॉडर्न मैनेजमेंट का, दैट इज़ हेनरी फ्योल है. फ्योल सजेस्टेड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है. 14 प्रिंसिपल दिए इन्होंने. अभी आगे हम देखते हैं क्या है 14 प्रिंसिपल. सो स्टूडेंट्स पहले प्रिंसिपल को देखते हैं हम लोग. प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी, ऑपरेशनल्स, अकाउंटिंग एंड मैनेजरल, ठीक है. एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हर काम को क्या करना चाहिए, प्रॉपरली डिवाइड करना चाहिए और असाइन करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को. ओके, जैसे कि आपको यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है. ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल का भी काम होता है, कमर्शियल भी होता है, अकाउंटिंग भी होता है, ठीक है. इट इज़ असाइन टू एम्प्लॉयज़ एज पर देयर क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटी, ठीक है. उन्हीं एम्प्लॉयज़ को काम देना चाहिए जिनके पास वो क्वालिटी है काम करने के लिए एंड कैपेबिलिटी. जैसे कि एक वेज वर्कर को, ठीक है, एक लेबर को अगर आप कोई ऑफिशियल काम दोगे तो वो नहीं कर पाएगा, राइट, क्योंकि उसके पास वो क्वालिटी वो कैपेबिलिटी नहीं है. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज ऑफ एम्प्लॉयज़ विच अल्टीमेटली टर्न्स इनटू एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटीज़ लेवल, ठीक है. क्या करता है, प्रोडक्टिविटी लेवल देता है प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन को. सो स्टूडेंट सेकेंड देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से, ठीक है. देखते हैं क्या है ये. अथॉरिटी इज़ ए राइट्स टू टेक द डिसीजन. अथॉरिटी मतलब क्या होता है, राइट्स. एक राइट मिल जाता है एक पर्सन को जिसके पास वो अथॉरिटी है डिसीजन लेने का. इट इज़ नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबॉर्डिनेट से काम कराना, जैसे कि एम्प्लॉयज़ से काम कराना एक क्या बन जाता है, अथॉरिटी मिल जाती है उस बंदे को. अभी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी किसके पास होती है, बट ऑब्वियस हायर लेवल के पास तो होगी ही, बट नॉर्मली देखा जाए तो सबॉर्डिनेट्स के ऊपर कौन रहता है, दैट इज़ मैनेजर रहता है, ठीक है. अथॉरिटी इज ऑलवेज कम विद दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ट्रू और फॉल्स में आपको आ सकता है अथॉरिटी ऑलवेज कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी करके. If the manager is given the authority to complete a task within a given time, he should be need responsibility if he is नॉट कंप्लीट द वर्क इन ए गिवन टाइम, ठीक है. इसके पास वो रिस्पॉन्सिबल है. एक बात याद रखना है, अगर एक हायर अथॉरिटी ने, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट ने अगर मैनेजर को कुछ कहा है काम करवाने के लिए उनके जो नीचे बंदे हैं उनसे, तो अथॉरिटी तो दे दिया काम कराने का, बट अगर समझो वो काम नहीं हो पाया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा,
ठीक है, वो आंसरेबल होगा। याद रखना, अथॉरिटी करने वाला जो बंदा होता है वही आंसरेबल होता है, उसे ही आंसर देना पड़ता है आगे जाके। मैनेजर शुड हैव अ प्रॉपर अथॉरिटी टू टेक द मैनेजरल डिसीजन ऑन हिज ओन, ठीक है, खुद ही वो डिसीजन लेता है इन रिस्पेक्ट टू द गोल, ठीक है, जो भी गोल सेट किया एक दिन ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, थर्ड प्रिंसिपल देखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अकॉर्डिंग टू द फियोल, डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। एम्प्लॉयज़ मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होता है, तो जो एम्प्लॉयज़ है उसको क्या करना चाहिए, उसे मानना चाहिए, जो भी रूल्स है ओबे करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रॉपर डिसिप्लिन क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि हमारी लाइफ में भी अगर एक प्रॉपर डिसिप्लिन हो तो हम अपने गोल्स भी अचीव इजीली कर सकते हैं। गुड डिसिप्लिन इज़ द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, ठीक है, एक इफेक्टिव लीडरशिप का भी एक अच्छा रोल है उसमें। देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द सबॉर्डिनेट, ठीक है, मैनेजमेंट एंड सबॉर्डिनेट के बीच में भी क्या होना चाहिए, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है अगर डिसिप्लिन बराबर हो तो, और अल्टीमेटली क्या देगा वो, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा आउटपुट देगा, ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है। थर्ड प्रिंसिपल समझा आपको, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। फोर्थ प्रिंसिपल देखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर आप फियोल के तरफ, अगर आप FW टेलर को देखोगे तो उन्होंने आपको फंक्शनल फोरमैनशिप बताया था, जहाँ पर एक बंदे को ठीक है, दो प्लानिंग थे, ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग था, मैंने बताया था आपको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था और एक प्लानिंग डिपार्टमेंट था, तो दोनों को उसको जवाब देना पड़ता था, तो बहुत कन्फ्यूजन होता था। तब जाके फियोल ने क्या किया है, हेनरी फियोल ने ये प्रिंसिपल बनाया है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, जहाँ पर एक बंदे को एक ही सुपरवाइज़र को क्या करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है काम का। ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइज़र। This principle helps in managing conflict and solving disputes among the people in the organization, ठीक है, झगड़े नहीं होते इसकी वजह से। It also helps in avoiding the confusion, ठीक है, confusion भी नहीं होता है। If any employees receive command from more than one authority, he will get confused and will not be able to take the decision about whose order should be followed. दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच, ठीक है, समझ में आया आपको, उसको समझ में नहीं आएगा उस एम्प्लॉय को कि किसका ऑर्डर मैं फॉलो करूँ या ना करूँ, और ये एक रॉन्ग अप्रोच था। मैंने आपको बताया था फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, और कंफ्यूज होगा तो क्या होगा, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल हेनरी फियोल ने बनाया था। इवन जो फंक्शनल फोरमैनशिप है उसका ड्रॉबैक, आप एक ड्रॉबैक ही बोल सकते हो आप उसको। गॉट इट, यूनिटी ऑफ कमांड समझा आपको। अभी इसमें ही देखो आपको अच्छे से बताया है राइट अप्रोच, ये आपकी बुक में भी दिया है, राइट अप्रोच और रॉन्ग अप्रोच। देखो पहला राइट अप्रोच देखते हैं हम लोग, तो आपको समझेगा। जो रेड वाला डॉट है वो सुपरवाइजर है और सबॉर्डिनेट क्या है, ग्रीन वाले। राइट अप्रोच क्या बता रहा है कि एक सुपरवाइजर है और उसके अंडर कितने जन काम कर रहे हैं, 3 सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं। ग्रीन जो है 3 सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं, और तीनों सबॉर्डिनेट किसको इन्फॉर्मेशन देते हैं काम का, दैट इज़ 1, एक ही सुपरवाइजर को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये राइट अप्रोच है आपका। और रॉन्ग अप्रोच की तरफ आप जाते हो तो एक सब आपको कितने सुपरवाइजर दिख रहे हैं, दो रेड डॉट दिख रहा है, मतलब 2 सुपरवाइजर है यहाँ पर और 3 एम्प्लॉयज़ है, दैट इज सबॉर्डिनेट कितने हैं, 3 है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर सबॉर्डिनेट को दोनों को क्या करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, तो दैट इज़ रॉन्ग अप्रोच। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड जो हेनरी फियोल ने दिया, उसके हिसाब से एक बंदा एक ही सुपरवाइजर को क्या करेगा, जवाब देगा, रिपोर्ट करेगा अपने सारे काम। 5th वन देखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी 1 हेड एंड 1 प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। 10 प्लान एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए एट अ टाइम, ठीक है, एक टाइम पे 10 प्लान नहीं होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए। Each group in the organization should have the same objectives and the group should be directed by one manager using single plan, ठीक है, एक ही प्लान होना चाहिए और सारे जो ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, ग्रुप में अगर वो काम चल रहा है तो सारे ग्रुप के बंदे को उसी काम की तरफ क्या करना चाहिए, डायरेक्ट करना चाहिए गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। कोई किसी का भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही अपना
पूरा सपोर्ट देना है हर एम्प्लॉय को। इसलिए क्या किया है, मैनेजर एक होना चाहिए और उसको सिंगल डायरेक्शन में जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट्स ऑफ individual interest to organizational interest. According to this principle, the interest of an individual must be given less importance than the interest of the organization. ठीक है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अपना इंटरेस्ट भुला के क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है वो सोचना चाहिए, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। While taking decision in the organization, the manager should always consider the interest of a whole group rather than the interest of a single employee. यहाँ पर क्या बोला, एक मैनेजर को क्या करना चाहिए, पूरे ग्रुप को लेके चलना चाहिए, एक साथ चलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में और पूरे ग्रुप के बारे में सोचना चाहिए, एक सिंगल एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सिमिलरली द एम्प्लॉय शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड हिज पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी सबऑर्डिनेटेड। अभी देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जो एम्प्लॉय होता है उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, बाद में पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, इन एवरी गेम द प्लेयर्स आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट विनिंग द मैच एज अ टीम रादर दैन देयर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। यहाँ पर देखिए, एक मैच जब खेलते हैं एक गेम में तो प्लेयर क्या सोचते हैं, सबसे पहले कि हमें ये मैच जीतना है। ये क्या है, एक टीम वर्क हो गया। ये जो आपको पॉइंट दिया है 6th पॉइंट, ये आपको यही बता रहा है कि टीम वर्क से काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, अपना इंटरेस्ट नहीं देखना। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन रेफर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ powers and authority. In some organization this power is vested in one hand or few hands. अभी देखो, सेंट्रलाइजेशन इज नथिंग बट सारा जो पावर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, अथॉरिटी होता है, वो किसी एक बंदे के हाथ में देना। अक्सर ये क्या होता है, हायर लेवल को ही देखा जाता है, जो टॉप लेवल पे होते हैं उनके पास ही होता है। इन सम ऑर्गेनाइजेशन दिस इज वेस्टेड इन वन हैंड और फ्यू हैंड्स, ठीक है, नहीं तो कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक बंदे के हाथ में ही होता है, दैट इज टॉप लेवल, नहीं तो क्या करते हैं, फ्यू हैंड्स, दैट इज टॉप लेवल के पास भी कुछ हायर अथॉरिटीज होती हैं और वो क्या करता है, मैनेजर को भी कुछ अथॉरिटीज दे देता है। दिस सिचुएशंस ऑकर्स इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बट if the size of the organization is large then there is a decentralized of the power और authority। देखिए, सेंट्रलाइज पावर आपको अक्सर कहाँ दिखेगा, जब वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होगा, जहाँ पर ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो वहाँ पर एक ही सेंट्रलाइज पावर होता है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर होता है। बट इफ़ द साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा है, ठीक है, बहुत वाइडली स्प्रेड है, ठीक है, सिर्फ अपने कंट्री में नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड में अगर वो स्प्रेड है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपनी अथॉरिटीज़ को क्या करना पड़ता है, डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है। डिसेंट्रलाइज मतलब सारे जो भी अथॉरिटीज़ है उसको क्या करना पड़ता है, बांट देना पड़ता है लोगों में, ठीक है, उनके नीचे जो भी लोग होते हैं उनमें क्या करना पड़ता है, बांट देते हैं वो लोग। गॉट इट? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Do like, comment and share with your friends. See you next time. Bye bye.